बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में गैल्वानोमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ओके जी, अगर हम गैल्वानोमीटर की बात करें तो अगर आप किसी भी कंडक्टर की बात करें, वायर की बात करें, जिस भी वायर से करंट गुजरता है, हम आमतौर पर उस वायर से गुजरने वाले करंट को आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन गैल्वानोमीटर इस गुजरने वाले करंट को महसूस कर सकता है। ओके जी, तो इसलिए आज से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, बल्कि एक ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, करंट की मौजूदगी का पता लगाता है। और हम कहते हैं इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, माइक्रो या मिली एम्पेयर्स की रेंज में करंट को मेजर कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। तो गैल्वानोमीटर की आप डेफिनेशन कर सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर वेरी स्मॉल करंट। तो आप डिफाइन कर लें, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट used detect the electric current, detect the electric current। गैल्वानोमीटर की डेफिनेशन के बाद अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें स्टूडेंट्स, हम वर्किंग प्रिंसिपल की हेडिंग के बाद इसके वर्किंग प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की बात करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वानोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम गैल्वानोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल इस सिचुएशन पर बेस करता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। ओके जी, यानी कि हम एक वायर लेते हैं और इस वायर के अंदर से हम करंट गुजारते हैं और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। और अगर स्टूडेंट्स ये वायर अकेली नहीं बल्कि ये वायर क्लोज शेप में कॉइल की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ कॉइल है, तो इस कॉइल पर दो फोर्स लेंगे जो क्या करेगी, इसके ऊपर टार्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट कपल ऑफ फोर्सेस है क्रिएट करेंगे। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब भी आप एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर क्या लगेगा, एक टार्क एक्ट होगा। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं, अ टार्क एक्ट्स ऑन कॉइल या करंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल when it is placed in the magnetic field। जब आप इसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स यानी कि टार्क एक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब वर्किंग प्रिंसिपल के बाद, वर्किंग प्रिंसिपल को हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अगर हम इसके टार्क के फॉर्मूले की बात करें तो लगने वाले टार्क का फॉर्मूला हम जानते हैं कि हम जिस कॉइल की बात कर रहे हैं, अगर उस कॉइल की n टर्न्स है, n लूप है, तो उस पर जो टार्क लगेगा दैट इज NIBA cos अल्फा। ये टार्क एक्ट करेगा जब भी क्या करेगा, एक करंट कैरिंग कॉइल को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। और स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस के मुताबिक हम जिस गैल्वानोमीटर की बात करें दैट इज एक्चुअली मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल है गैल्वानोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के लिए आप यहाँ फर्ज करें कि हमारे पास एक यू शेप्ड मैग्नेट है। हमने यहाँ एक यू शेप्ड मैग्नेट फर्ज किया हुआ है और इस यू शेप्ड मैग्नेट के हमने यहाँ
पोल्स को इंडिकेट करना है। मैं यहाँ इसके पोल्स को इंडिकेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के सपोज दैट हमारे पास ये इसका साउथ पोल है और इस तरफ हमारे पास इस मैग्नेट का जी नॉर्थ पोल है, ठीक है जी। और साथ ही इस चीज को भी ध्यान में रख लें स्टूडेंट्स के इस मैग्नेटिक फील्ड के जो पोल्स है जो फिलहाल मैंने इंडिकेट नहीं किए, ठीक है, जो पोल्स इसकी जानिब है इस मैग्नेट के जो पोल्स है बेसिकली जो मैं आपको यूं इंडिकेट करके अगर हाईलाइट करवा दूं ये इसके पोल्स है जी। तो जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो कनकेव शेप के, ठीक है जी। तो फिलहाल आपको यहाँ इंडिकेट नहीं करवाया जा रहा, हम नेक्स्ट में यहाँ इंडिकेट करेंगे कि जिसके कनकेव पोल्स कैसे हैं। मगर हमने यहाँ जो यू शेप मैग्नेट प्लेस किया स्टूडेंट्स उसके जो पोल फेसेस हैं दीज आर कनकेव्ड शेप। ओके जी। अब इसके दरमियान हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को वाउंड करना। आप एक कॉइल लेंगे दैट इज बेसिकली इनामल्ड कॉपर वायर। आपने एक इनामल्ड कॉपर वायर लेनी है और इस इनामल्ड कॉपर वायर की नंबर ऑफ टर्न्स को रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ वाउंड करना है। ये हमने इनामल्ड कॉपर वायर को n टर्न्स में इसके गिर्द वाउंड कर दिया, लपेट दिया। अब यहाँ समझने वाली बात ये है स्टूडेंट्स के कि व्हाट इज इनामल्ड कॉपर वायर। इनामल्ड कॉपर वायर से क्या मुराद? कॉपर वायर को तो हमें पता है, हमने समझना कि व्हाट इज इनामलिंग। स्टूडेंट्स आमतौर पर अगर हम इस कॉइल की बात करें तो ये कॉपर की कॉइल बहुत ही बारीक, यानी कि अगर हम गैल्वानोमीटर को इनसाइड खोल कर देखें तो गैल्वानोमीटर में ये जो सी हमने इनामल्ड कॉपर वायर यूज की है इसकी मोटाई बाल की मोटाई के तकरीबन बराबर होती है, ठीक है जी। अगर आप आमतौर पर वायर के दूसरे के ऊपर लपेटेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वायर को जब हम दूसरी लूप के ऊपर एक लूप हमने लपेट दी है, जब आप दूसरा लूप लपेटेंगे तो दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, डायरेक्टली फिजिकली कनेक्ट ना हो, तो आप क्या करते हैं इस बारीक सी वायर के ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे आमतौर पर हमारे घरों में जो जितनी भी वायर्स हैं इन वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की एक मोटी लेयर चढ़ी जिसे हम कहते हैं इंसुलेशन या इंसुलेटेड वायर। सेम एज यहाँ इंसुलेशन नहीं है मगर हम क्या करते हैं आप इस वायर के ऊपर एक बहुत ही बारीक सी झिल्ली कोटिंग कर देते हैं रंग की, ठीक है। इंसुलेटर की क्या कर देते हैं कोटिंग, और इसी कोटिंग को हमने क्या नाम दिया है इनामलिंग का नाम दिया, यानी कि इनामल्ड का नाम दिया। तो आप जिस भी वायर के ऊपर इनामलिंग ऑब्जर्व करेंगे मोस्टली कॉपर वायर के ऊपर इनामलिंग को हम कहेंगे इनामल्ड कॉपर वायर। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट जितने भी हमारे पास मोटर्स हैं, पंखे की मोटर्स की बात कर ले, स्मार्ट मोटर्स की बात कर ले, इन मोटर्स में जितनी भी वाइंडिंग है इन वाइंडिंग में जो हम कॉइल यूज करते हैं दैट इज बेसिकली एनामल्ड कॉपर वायर। ये अलग बात है कि जी मोटर की साइज के मुताबिक एफिशिएंसी के मुताबिक इसका एरिया डिसाइड किया था कि कितनी मोटी वायर, कितनी थिक वायर, कितनी इसकी गेज रखी जाती है, इसको डिसाइड किया जाएगा। खैर हम बात कर रहे थे व्हाट इज एनामल्ड कॉपर वायर। तो आपने एनामल्ड कॉपर वायर को रेक्टेंगुलर शेप में क्या किया वाउंड, जिसके हमने n टर्न्स यहाँ कंसीडर किए। अगली बात ये स्टूडेंट्स कि हम क्या करेंगे इसके जो दो साइड हैं ये वाली साइड हैं, ठीक है, जो दो हमारे पास वायर के एंड्स बचे हैं इन एंड्स को भी हमने यूज करना है, तो ठीक है जी। इस एंड के साथ हमने क्या करना है एक फाइन सस्पेंशन वायर को अटैच कर, कॉपर वायर की इस एंड के साथ एक सस्पेंशन वायर अटैच करें, ठीक है जी। अगर हम यहाँ सस्पेंशन वायर इंडिकेट करें आप थोड़ा सा यहाँ नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आई हैव टू अरेज दिस। हमने यहाँ एक सस्पेंशन वायर इंडिकेट करनी है, ठीक है जी। तो सस्पेंशन वायर के लिए हमने यहाँ एक सस्पेंशन वायर ली जिसको हमने क्या किया यहाँ से सस्पेंड करवा दिया, ठीक है जी। सस्पेंडेड गैल्वानोमीटर या मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की बात करें और यहाँ हम दरमियान में यहाँ वायर का कनेक्शन है नो डाउट, मगर हमने क्या किया यहाँ एक मिरर एम अटैच करवा, ठीक है जी। इस एंड ये एंड दो पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। वायर का ये एंड सस्पेंशन के लिए भी यूज हो रहा है, इस गैल्वानोमीटर की इस कॉइल को लटकाने के लिए सस्पेंड करने के लिए भी यूज हो रहा है, एंड दिस एंड आल्सो एक्ट एज अ करंट लीड, यानी कि यहाँ से आप करंट पास, करंट लीड से हमारा करंट का पाथ, ओके जी। जितने भी हम करंट एक्सटेंशन या करंट लीड है ये करंट ही लीड के तौर पर क्या करेगा
काम करेगा। अगर हम दूसरे एंड की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, दूसरे एंड के साथ यहाँ एक स्पाइरल ई अटैच करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, सेकेंड करंट लीड के तौर पर यूज करेंगे। इसको स्पाइरल और इसको स्पाइरल को ई का नाम दिया गया है, मिरर को हमने एम का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी। आमतौर पर हम जानते हैं हम स्प्रिंग को रिस्टोरिंग फोर्स के लिए क्या करते हैं जी, यूज करते हैं। हम यहाँ स्प्रिंग को यानी कि स्पाइरल को रिस्टोरिंग टार्क के लिए यूज करेंगे नेक्स्ट आने वाले डिस्कशन में। तो खैर हमने यहाँ इनेमल्ड कॉपर वायर को माउंट करने के बाद दो एंड्स को सस्पेंशन वायर, दो एंड में से एक एंड को सस्पेंशन वायर करंट लीड के तौर पर भी यूज किया और यहाँ में रैम और यहाँ हमने स्पाइरली अटैच करवा दी। नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल के बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या डिस्कस करेंगे कि आप इस इनेमल्ड कॉपर वायर के दरमियान, इसकी वाउंडिंग के दरमियान आप एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर प्लेस करेंगे। हमने यहाँ एक सिलेंडर डी प्लेस करवाना है, ये हमने एक सिलेंडर डी प्लेस करवा दिया, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। ठीक है जी। तो इस वायर को यहाँ जाहिर कर दें कि हमने इसके ऊपर इसकी वाउंडिंग की हुई है और हमारे पास जो सिलेंडर है ये आयरन का सिलेंडर, इसे हम कहते हैं इट इज ए सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। ठीक है जी। ये कॉपर वायर की बात कर रहे हैं और बेसिकली हम यहाँ सिलेंडर डी की बात करेंगे, इसे हम कहते हैं जी इट इज ए सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। ओके जी। यहाँ हमें समझना है कि व्हाट इज मीन हियर सॉफ्ट। ओके, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर से मुराद है स्टूडेंट्स के आयरन का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो सॉफ्ट है, यानी कि आयरन जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और जल्दी डीमैग्नेटाइज होता है, इसलिए हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन मटेरियल है कि इसका बिहेवियर जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, इसे हम कहेंगे ये सॉफ्ट है। अगर हम हार्ड की बात करें तो वो जल्दी हार्डली मैग्नेटाइज होगा, जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होगा। ठीक है जी, हार्डली मैग्नेटाइज होगा। मगर आयरन क्या है जी, हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के तौर पर हमने यहाँ क्या किया जी, यूज किया होगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के बाद स्टूडेंट्स अब इसकी मेन वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। आपको वर्किंग में मेन यहाँ बताएंगे हम कि इसके कनकेव पोल्स को हमने कैसे यूज किया। प्रिंसिपल के बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स व्हाट इज द वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की हम वर्किंग की बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स गैल्वानोमीटर की वर्किंग की बात करें तो आपको क्या करना है, हमने कहा हुआ कि गैल्वानोमीटर यूज टू डिटेक्ट द करंट। गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है जी। तो करंट डिटेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई करंट सोर्स अटैच करना है। आप जिस भी सर्किट में से करंट को चेक करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, क्या करें, उसको इस दो टर्मिनल्स के अक्रॉस अटैच करवा दें, ऐसे एक बैटरी अटैच करवा, ताकि क्या करे, इसमें से करंट पास हो। ओके जी। जैसे इसमें से करंट पास होगा स्टूडेंट, तो हमने कहा हुआ है वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक टार्क एक्ट करेगा और इस टार्क की वजह से क्या करेगी, ये कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी, इसमें एक टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। तो हमने कहा ड्यू टू द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग कॉइल अ डिफ्लेक्टिंग टार्क एक्ट्स ऑन दिस कॉइल। और इस डिफ्लेक्टिंग टार्क का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, NIBA cos अल्फा। हम जा रहे हैं कि ये डिवाइस हमारे पास मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस, सेंसिटिविटी से मुराद ये स्टूडेंट्स कि गैल्वानोमीटर जितने कम करंट को चेक करेगा, डिटेक्ट करेगा, इट इज मोर सेंसिटिव। जितना ज्यादा करंट, जितने कम करंट को, बहुत ही लोअर करंट को ये अगर चेक कर सकते तो हम कहेंगे ये इसकी क्या जी, सेंसिटिविटी है। तो हमने इसकी सेंसिटिविटी के लिए बात की कि गैल्वानोमीटर जितना स्मॉलर एंड स्मॉलर करंट को डिटेक्ट करेगा, दैट इज एक्चुअली सेंसिटिविटी, जिसे हम सेंसिटिविटी को नेक्स्ट डिफाइन करने वाले हैं कि करंट इन माइक्रो एम्पेयर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन इन मिलीमीटर। ओके, तो खैर आप डिफ्लेक्शन मैक्सिमम प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, टार्क को मैक्सिमम करना चाहते हो, क्या करेंगे,
NIBA के अलावा हमारे पास इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या करें, cos की वैल्यू को मैक्सिमम कर दें। cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जी स्टूडेंट्स, 1 होती है। cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos की मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पर 1 होती है, अगर cos के साथ एंगल आ जाएगा 0 डिग्री तो cos 0 1 के बराबर होते हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ क्या बन जाए, यहाँ cos के साथ जो अल्फा आना चाहिए वो अल्फा क्या आए, 0 आए। अल्फा को 0 करने के लिए, ठीक है जी, अल्फा को 0 करने के लिए, टार्क को मैक्सिमम करने के लिए हमने क्या किया है, इस मैग्नेट के पोल्स को कनकेव्ड शेप किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इस यू शेप्ड मैग्नेट के टॉप व्यू की बात करें, हम सामने से नहीं देख रहे बल्कि हम क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल टॉप से ऊपर से देख रहे हैं। तो टॉप व्यू से हमने देखा कि इसके सिचुएशन कुछ यूं है कि जो नॉर्थ पोल है वो कुछ यूं है, ठीक है। यानी कि अगर आपको वहां में आपको नॉर्थ पोल जाहिर करूं तो ये मैं टॉप से इसको देख रहा हूं, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है इसका साउथ पोल विच इज शोन हियर, साउथ पोल, ठीक है जी। और हमने इसके दरमियान जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर डी प्लेस किया स्टूडेंट्स, हम कहते हैं जी हमारे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, हमने ये एक आयरन का सिलेंडर प्लेस किया था दैट हैव सॉफ्ट बिहेवियर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, और हमने ये एक इनामल्ड कॉपर वायर को वाउंड किया हुआ था रेक्टेंगुलर शेप में, जिसका हम बस एक टॉप व्यू यहाँ इंडिकेट करवा रहे हैं। हम कहते हैं जी हमने यहाँ एक इनामल्ड, यानी कि ये जो सा इतना सा पार्ट है इसे मैं यहाँ इंडिकेट करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब अगर हम अल्फा एंगल की बात करें, अल्फा एंगल कौन सा एंगल होता है, अल्फा एंगल कौन सा एंगल होगा, अगर हम अल्फा एंगल की बात करें स्टूडेंट्स तो हम कहते हैं अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने यहाँ टॉप व्यू यहाँ इंडिकेट करवाया है, और मेरे पास जो मार्कर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स कॉइल के प्लेन, दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा इट इज अल्फा एंगल। अल्फा एंगल क्या, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द plane of the coil and magnetic field lines, magnetic field lines और coil के plane के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा, और इस केस में क्या है, coil का plane और field line आपस में सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल होगा 0 डिग्री। तो आप क्या चाह रहे हैं, हमने यहाँ क्या किया है, हम चाह रहे हैं कि at every position, at every rotating position for this coil हमें अल्फा 0 मिले एट द स्टार्ट। अगर हम यहाँ देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ पोल की जानब क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आपने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट कर दी कि ये नॉर्थ से साउथ पोल की जानब है, चंद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कनकेव पोल्स का फायदा ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगी उनकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी, इधर से ये है और इधर से ये है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ इसकी चंद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करवा रहा हूं, ओके। और यहाँ ही हमें सिलेंडर डी का पर्पस पता चलेगा कि सिलेंडर डी को हमने किस मकसद के लिए यूज किया है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलोंग द रेडियस रखने के लिए। जाहिर सी बात है अगर तो आप यहाँ इसके पोल्स को फ्लैट लेते तो फ्लैट पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में होती है पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, हमने कनकेव पोल्स यूज किए हैं। और कनकेव पोल्स के लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉर्नर से इधर, इस कॉर्नर से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर मूव करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ इसकी चंद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट किया है, जो कि अगर हम ये एक सर्कल फर्ज करते हैं तो फील्ड लाइन सर्कल के रेडियस की तरफ है, रेडियस की जानब है। हम कहेंगे these magnetic field lines are along the radius of circle, और along the radius of circle को हम नाम देते हैं रेडियल, ठीक है जी। तो इन फील्ड लाइंस को रेडियल करने के लिए, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करते हैं, इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को प्लेस कर दे ताकि क्या हो, जब ये दूर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जाएंगी तो ये क्या करें, ये डिस्टर्ब ना हो, इनकी जो सी रेडियल फील्ड लाइंस की टेंडेंसी है वो क्या रहे, बरकरार रहे, ठीक है जी। तो हम यहाँ अगर ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, इनेमल्ड कॉपर वायर, और उसके अक्रॉस क्या है, चंद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, यानी कि यहाँ क्या आ रहा है, हमें एंगल 0 आ रहा है।
अगर यही कॉइल टर्न करती, यानी कि हमने यहां से करंट पास करवाया, अगर यही कॉइल यहां से टर्न करके स्टूडेंट्स यहां से टर्न करके अगर कॉइल इधर आ जाती है, तो हम देखते हैं यहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन या चंद मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो क्या है इस कॉइल के प्लेन के अलोंग, यानी कि इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल। ठीक है, अगर कॉइल के प्लेन के पैरेलल है तो उसका मतलब क्या है, अगेन एंगल क्या है जी, 0 है। अगर कॉइल यहां से डिफ्लेक्ट होकर इधर चले जाती है, तो हम कहते हैं जी इधर भी क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के प्लेन के पैरेलल, यानी कि एट एवरी सिचुएशन, एट एवरी पोजीशन कॉइल के प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेडियल करने का फायदा ये होगा कि हमें एट एवरी पोजीशन अल्फा की वैल्यू 0 मिल रही है, और अगर अल्फा की वैल्यू 0 मिलेगी, cos 0 क्या हो जाएगा 1, और हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्टिंग टार्क मैक्सिमम मिलेगा। तो हमने यहाँ इस सारी सिचुएशन को यहाँ डिस्कस किया। आप यहाँ cos के साथ थीटा एंगल 0 पुट कर दें, और इसे हम मजीद यहाँ डिस्कस करते हैं जी। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क इज इक्वल टू NIBA, और हमने साथ लिख दिया cos ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स 0। आप जानते हैं अगर हम cos अल्फा की वैल्यू की बात करें स्टूडेंट्स, तो cos अल्फा 1 के बराबर है, 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसी 1 के लिए हमने ये सारा झंझट किया, ठीक है, और साथ आ गया हमारे पास NIBA, and now it is the maximum deflecting torque which is acting on the current carrying coil of the galvanometer। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप डिफ्लेक्टिंग टार्क की बात, ठीक है, दूसरी सिचुएशन की बात करते, ठीक है, जैसे ये कॉइल टर्न होगी तो इस स्पाइरल में एक बल पैदा होगा, एक ट्विस्ट पैदा होगा। मैं आमतौर पर बच्चों को समझाता हूं कि स्टूडेंट्स जब आप कपड़े धोकर उनको उनमें से पानी निचोड़ते हैं, तो उनको क्या करते हैं, यूं टर्न करते हैं। टर्न करेंगे तो क्या करेंगे, टर्न करने के बाद जैसे आप इसे घुमा रहे हैं, तो इन कपड़ों के टर्निंग के कपड़ों के अंदर टर्निंग के ऑपोजिट एक ट्विस्ट, अनट्विस्टिंग फोर्स पैदा होती जा रही, ठीक है जी। जैसे आप इन कपड़ों को ऐसे करके छोड़ेंगे तो वो दोबारा अनट्विस्ट होंगे। तो बेटा हम कहते हैं इस डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से, इस डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से ये स्पाइरल इसके ऑपोजिट, यानी कि अगर कॉइल इस तरफ है तो ये इस स्पाइरल के अंदर जो बल पैदा होंगे, वो बल चाहेंगे कि कॉइल इधर नहीं बल्कि इसके ऑपोजिट रोटेट करे, जो कि क्या करेगा, ये स्पाइरल ही इसको रिस्टोरिंग टार्क प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, रिस्टोरिंग टार्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। तो हम रिस्टोरिंग टार्क की बात करते हैं। वैसे भी हम यहाँ ये सवाल राइज कर सकते हैं कि सर जब करंट पास करेगा तो ये कॉइल कब तक रोटेट करेगा, ये कॉइल कब तक, यानी कि इसके अंदर डिफ्लेक्टिंग टार्क कहां तक पैदा होगा। तो हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क तब तक लगता रहेगा जब तक इस डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर इस स्पाइरल का रिस्टोरिंग टार्क ना आ जाए। तो अगर हम रिस्टोरिंग टार्क की बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास जो रिस्टोरिंग टार्क है, ये रिस्टोरिंग टार्क एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की हम नेक्स्ट बात करेंगे। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से मुराद अल्फा नहीं है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से मुराद है इस कॉइल ने कितना जाविया यहां से यहां तक क्या किया, डिफ्लेक्शन के दौरान कवर किया, ठीक है, जिसे हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहेंगे, जो कि इस टॉपिक के बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। रिस्टोरिंग टार्क उतना ही ज्यादा होगा जितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है कवर करेगी ये मूविंग कॉइल। आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म कर दें, क्या आएगा, रिस्टोरिंग टार्क बराबर है इक्वालिटी विद कांस्टेंट, और साथ आ गया थीटा। अगर स्टूडेंट्स अगर यहां बात करें सी की, तो सी से मुराद है टॉर्शनल कपल। टॉर्शनल कपल यानी कि कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट। एक ट्विस्ट के लिए, एक बल के लिए कितना इसके ऊपर टार्क लग रहा है, दैट इज एक्चुअली सी, एंड इट इज द कांस्टेंट वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक वाई। तो हमने यहां कंडीशन बता दी स्टूडेंट्स कि जब डिफ्लेक्टिंग टार्क रिस्टोरिंग टार्क के बराबर होगा, तो ये जो सी कॉइल टर्न हो रही है मैग्नेटिक टार्क की वजह से, ये इसका अब डिफ्लेक्शन क्या होगी, रुक जाएगी, और ये होगी एक बैलेंसिंग कंडीशन।
आप इन दोनों को आपस में इक्वेट करवा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहां से इक्वेट करवा रहा हूं कि जब डिफ्लेक्टिंग टार्क रिस्टोरिंग टार्क के बराबर होगा देन कॉइल विल कम्स टू रेस्ट। अब डिफ्लेक्टिंग टार्क की वैल्यू पुट करवा दें। डिफ्लेक्टिंग टार्क की वैल्यू है NiBA और रिस्टोरिंग टार्क की वैल्यू हमारे पास है जी C थीटा। स्टूडेंट्स हम यहाँ करंट I का फॉर्मूला चाहिए। करंट I एज इट इज NBA या नैब को इधर लाके डिवाइड करवा दें C थीटा ओवर NBA, जैसे लिखते हैं C ओवर NAB इन शॉर्ट। साथ आ गया थीटा इज इक्वल टू I। और स्टूडेंट्स C कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने यू शेप्ड का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ये भी क्या है जी कांस्टेंट। इसका मतलब है हमारे पास ये सारा फैक्टर कांस्टेंट। और हम जानते हैं कांस्टेंट और बराबर क्या होती है, प्रोपोर्शनैलिटी कहलाती है। आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दे दें और हमारे पास बच गया I प्रोपोर्शनल टू थीटा के जितना ज्यादा इस गैल्वानोमीटर में से करंट पास करेगा कॉइल उतना ज्यादा क्या करेगी डिफ्लेक्ट करेगी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि हाउ यू कैन फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। वी हैव टू मेथड टू मेजर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।